नमस्कार, मेरा नाम पीयूष तिवारी है। आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। देखते हैं पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, लेजर से आपका क्या तात्पर्य है। तो आपसे इस प्रश्न में पूछा गया है लेजर का फुल फॉर्म क्या होगा। तो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडियो। दूसरा ऑप्शन है आपका लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अगला ऑप्शन है आपका लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। और अंतिम ऑप्शन है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय सिस्टम एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो आपको बताना है राइट ऑप्शन इन चारों में से कौन सा होगा। तो यदि बात की जाए लेजर की, तो लेजर का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। लेजर का फुल फॉर्म होगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटिंग एमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, वोल्ट मीटर के द्वारा क्या मापा जाता है। आपके ऑप्शन है धारा को मापा जाता है, प्रतिरोध को मापा जाता है, विभवांतर को मापा जाता है या आर्द्रता को मापा जाता है। तो यदि आर्द्रता की बात की जाए तो आर्द्रता को हाइग्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है, हाइग्रोमीटर। धारा की बात की जाए तो धारा को आमीटर के द्वारा मापा जाता है, आमीटर के द्वारा। और यदि यहीं पे बात की जाए प्रतिरोध की, तो प्रतिरोध को ओम मीटर के द्वारा मापा जाता है, ओम मीटर के द्वारा मापा जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। विभवांतर को वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त का पीएच मान कितना होता है। आपके ऑप्शन है 2.2, 7.4, 0 या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। रक्त का जो पीएच मान होता है 7.4 होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बैटरी का जो एसिड होता है, बैटरी के एसिड का जो पीएच मान होगा वह कितना होगा, यूरिन का पीएच मान कितना होगा, नींबू के रस का पीएच मान कितना होगा, और आपसे यदि पूछा जाए कॉफी का पीएच मान कितना होगा, और आपसे साबुन या सोप। ठीक है। तो साबुन का पीएच मान यदि देखा जाए तो 10 और 11 के बीच में होता है मोस्टली। तो आपको याद रखना है साबुन का पीएच जो होगा वह 10 और 11 के बीच में होगा। कॉफी का पीएच मान देखा जाए तो आपका 5 होता है। नींबू का पीएच मान 2 के समथिंग होता है। यूरिन का पीएच मान देखा जाए तो यह 6 है। और बैटरी के एसिड का जो पीएच मान होगा यह 0 होगा, यह अति अम्लीय होता है। यदि पीएच स्केल की बात की जाए तो पीएच स्केल आपकी सपोज कर लो ये पीएच स्केल है और इसमें 0 से लेके 14 तक के डिजिट आपके अंकित हैं और बीचों बीच आपका है 7। तो यदि किसी सब्सटेंस का पीएच मान जो होगा 0 से 7 के बीच होगा तो वह अम्लीयता को प्रदर्शित करेगा, यानी वह अम्लीय होगा। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि जिस सब्सटेंस का पीएच मान 0 से 7 के बीच का होगा तो वह अम्लीयता को प्रदर्शित करेगा। यदि सब्सटेंस का पीएच मान 7 से 14 के बीच का होगा या 7 से 14 के बीच में वेरी करेगा तो वह क्षारीयता को प्रदर्शित करेगा। तो वह सब्सटेंस क्षारीयता को प्रदर्शित करेगा। तो आपको याद रखना है जो सब्सटेंस आपका 0 से 7 के बीच का पीएच मान रखता है तो वह अम्लीय होगा, और जो सब्सटेंस आपका 7 से 14 के बीच का पीएच मान रखता है तो वह आपका क्षारीयता को प्रदर्शित करेगा। ठीक है। यदि बात की जाए बैटरी एसिड की, तो बैटरी एसिड का जो पीएच मान होगा वह 0 होगा। तो 0 आपका क्या होगा, अति अम्लीय होगा। और जैसे जैसे 7 की ओर बढ़ते जाएंगे तो अम्लीयता का क्रम घटता जाएगा, और 7 से जैसे जैसे आप इस साइड दूर होते जाएंगे तो अम्लीयता का क्रम बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो जैसे जैसे आप 0 की साइड जाएंगे तो अम्लीयता बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप 7 की तरफ आएंगे तो अम्लीयता कमती जाएगी। तो इस साइड भी वही केस है। यदि आप 7 से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे तो आपका क्षारीयता का मान बढ़ता जाएगा, और यदि आप 7 के पास आते जाएंगे तो क्षारीयता कम होती जाएगी। यदि आपसे पानी का पीएच मान पूछे
तो पानी का पीएच मान होता है 7। यदि आप इस 7 को देखें तो 7 आपका न्यूट्रल होगा, ना तो यह अम्लीय होगा ना ही क्षारीय होगा। ठीक है, तो आपका 7 कैसा है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल। ठीक है, तो आपका पानी कैसा होगा, ना तो अम्लीय होगा ना ही क्षारीय होगा। अगला प्रश्न है आपका, कोशिका के अध्ययन को कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ऑर्थेनोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, फाइकोलॉजी या साइटोलॉजी। यदि ऑर्थेनोलॉजी को देखा जाए तो यह पक्षी के अध्ययन से संबंधित है, पक्षियों के अध्ययन से संबंधित आपका ऑर्थेनोलॉजी। यदि बात की जाए डेंड्रोलॉजी की तो यह पेड़ पौधों के अध्ययन से संबंधित है आपका डेंड्रोलॉजी। यदि यहीं पे बात की जाए फाइकोलॉजी की तो फाइकोलॉजी आपका है शैवालों के अध्ययन से संबंधित, शैवालों के अध्ययन से संबंधित हो जाएगा आपका फाइकोलॉजी। और साइटोलॉजी की बात की जाए तो आपका कोशिका के अध्ययन से संबंधित होगा आपका साइटोलॉजी। तो आपका राइट ऑप्शन भी होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्लेग किस जीवाणु के द्वारा फैलता है। आपके ऑप्शन हैं यार्सिनिया पेस्टिस के द्वारा, वेब्रियो कोलेरा के द्वारा, ट्रेपोनोमा पैलिडाम के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। यदि बात की जाए ट्रेपोनोमा पैलिडीम की तो ट्रेपोनोमा पैलिडीम के द्वारा सिफिलिस रोग फैलता है। सिफिलिस रोग फैलता है आपका ट्रेपोनोमा पैलिडीम के द्वारा। यदि बात की जाए वेब्रियो कोलेरा की तो वेब्रियो कोलेरा जीवाणु के द्वारा हैजा रोग फैलता है। ठीक है, हैजा रोग वेब्रियो कोलेरा जीवाणु के द्वारा फैलता है। और बात की जाए यहाँ पे प्लेग की तो प्लेग रोग आपका यार्निशिया पेस्टिस जीवाणु के द्वारा फैलता है। तो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, 2.5 दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनवाया गया था। तो आपको बताना है 2.5 दिन का झोपड़ा किस शासक के द्वारा बनवाया गया था। आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, सिकंदर शाह के द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा या मोहम्मद तुगलक के द्वारा। ठीक है, यदि बात की जाए मोहम्मद बिन तुगलक की तो मोहम्मद बिन तुगलक ने आदिलाबाद का किला बनवाया था। आदिलाबाद का किला। ठीक है, तो आदिलाबाद का किला मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनवाया गया था। यदि यहीं पे बात की जाए सिकंदर शाह की तो सिकंदर शाह ने अजीना मस्जिद का निर्माण कराया था। अजीना मस्जिद का निर्माण कराया था, अजीना मस्जिद। ठीक है, तो अजीना मस्जिद का निर्माण कराने वाला शासक था आपका सिकंदर शाह। और अजीना मस्जिद की बात की जाए तो यह बंगाल में स्थित है, बंगाल। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सीरी के किला का निर्माण कराया गया था और यह सीरी का किला आपका स्थित है दिल्ली में। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आज का, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। आपके ऑप्शन है ज्योतिबा फूले के द्वारा, आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा, विवेकानंद के द्वारा या देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। यदि बात की जाए ज्योतिबा फूले की तो ज्योतिबा फूले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। सत्यशोधक समाज, तो सत्यशोधक समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति ज्योतिबा फूले थे। यदि बात की जाए आत्माराम पांडुरंगा की तो आत्माराम पांडुरंगा के द्वारा प्रार्थना सभा की स्थापना की गई थी। तो प्रार्थना सभा की स्थापना करने वाले व्यक्ति आपके आत्माराम पांडुरंगा थे। यहीं पे बात की जाए विवेकानंद की तो विवेकानंद जी के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना करने वाले व्यक्ति थे वह विवेकानंद जी थे। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी। यदि यहीं पे आपसे पूछ लिया जाए ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम तो आपको याद रखना है राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति राजा राम मोहन राय थे। और यदि आपसे
आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति का नाम पूछे तो आपको याद रखना है देवेंद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है आपका, सुरक्षा प्रकोष्ठ और घेरा नीति से संबंधित था। आपके ऑप्शन है वॉरेन हेस्टिंग, बेलेजली, डलहौजी, बाबर या कुतुबुद्दीन ऐबक। राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग और बेलेजली आपके घेरा नीति से संबंधित हैं। यदि बात की जाए डलहौजी की तो डलहौजी को डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या हड़प नीति का जनक कहते हैं। हड़प नीति का जनक कहते हैं आपके डलहौजी को। भारत में रेल संचालन का जनक भी डलहौजी को माना जाता है। यदि भारत में प्रथम ट्रेन संचालन की बात की जाए तो 1853 ईस्वी में मुंबई टू थाने के बीच में पहली ट्रेन का संचालन किया गया था, जिनके बीच की दूरी 34 किलोमीटर थी। ठीक है, तो कहां से कहां तक चलाई गई थी पहली ट्रेन, तो आपको याद रखना है मुंबई से थाने के बीच में, और इनके बीच की जो दूरी थी वो थी आपकी 34 किलोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय भाषा अधिनियम किसके समय पर पारित हुआ था, तो आपको बताना है भारतीय भाषा अधिनियम, जिसे हम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के नाम से भी जानते हैं, यह किस गवर्नर के समय पर पारित हुआ था। आपके ऑप्शन है लिटिन के समय पर, रिपन के समय पर, कैनिंग के समय पर या डलहौजी के समय पर। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय भाषा अधिनियम या वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लिटिन के समय पर पारित हुआ था। यदि बात की जाए रिपन की तो रिपन के समय में 10 की जनगणना प्रारंभ हुई थी और सबसे पहले जनगणना जो हुई थी मेयो के समय पे हुई थी। ठीक है, तो मेयो के समय पर सबसे पहले भारत में जनगणना शुरू हुई थी और 10 की रूप से जनगणना का जो प्रारंभ हुआ था वह रिपन के समय में हुआ था। ठीक है, तो 10 के रूप से जनगणना का प्रारंभ आपको याद रखना है रिपन के समय में हुआ था। और यदि आपसे पूछ ले कि सबसे पहले किसके शासनकाल में जनगणना हुई थी, तो आपको याद रखना है मेयो के। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। आपके ऑप्शन है गांधी जी ने, नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने या सरोजनी नायडू ने। यदि बात की जाए गांधी जी की तो गांधी जी ने 1924 में बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी और यह एकमात्र अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है गांधी जी के द्वारा 1924 में बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। यदि बात की जाए नेहरू की तो नेहरू के द्वारा 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग को उठाया गया था। तो आपको याद रखना है नेहरू के द्वारा 1929 में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता नेहरू जी के द्वारा की गई थी, जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग को उठाया गया था। पूर्ण स्वराज की मांग को उठाया गया था। तो आपको याद रखना है 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग को उठाया गया था और इसकी अध्यक्षता करने वाले जो व्यक्ति थे नेहरू जी थे। ठीक है, यदि बात की जाए सरदार वल्लभ भाई पटेल की तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, जिसमें गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। ठीक है, तो सरदार पटेल के द्वारा कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, जिसमें गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए थे। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सरोजनी नायडू के द्वारा कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अगला प्रश्न है आपका, पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है। आपको बताना है एरी झील को, बैकाल झील को, सुपीरियर झील को या बान झील को। यदि बात की जाए बान झील की तो बान झील विश्व में सबसे अधिक लवणता वाली झील है। यदि बात की जाए सुपीरियर झील की तो विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील जो होगी आपकी सुपीरियर झील होगी। ठीक है, पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से बैकाल झील को जाना जाता है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, पर्ल ऑफ साइबेरिया बैकाल झील को कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। आपके ऑप्शन है बिहार में पाई जाती है, मणिपुर में पाई जाती है, सिक्किम में पाई जाती है या मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो आपको याद रखना है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण कौन सी रेखा करती है। आपके ऑप्शन है मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा या डूरंड रेखा
या इनमें से कोई नहीं। मैकमोहन रेखा को देखा जाए तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य स्थित है। रेड क्लिफ रेखा को देखा जाए तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थित है। भारत और पाक के बीच में स्थित है रेड क्लिफ रेखा। यदि बात की जाए डूरंड रेखा की तो डूरंड रेखा है आपकी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। तो आपको याद रखना है पाकिस्तान भारत के बीच में आपकी रेड क्लिफ रेखा है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, भारत और पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ रेखा करती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, लक्षद्वीप की राजधानी है। तो आपके ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर, लेह, कवरत्ती या दिल्ली। तो दिल्ली तो बिल्कुल हो नहीं सकता है। कवरत्ती को देखा जाए तो लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती होगी। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, लेह आपकी लद्दाख की राजधानी होगी। और पोर्ट ब्लेयर को देखा जाए तो यह आपकी अंडमान निकोबार की राजधानी होगी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्लांट किस नदी पर स्थित है। आपके ऑप्शन है सोइल नदी पर, कावेरी नदी पर, चेनाब नदी पर या इनमें से कोई नहीं। यदि बात की जाए सोइल नदी पर तो सोइल नदी पर सोइल जल विद्युत परियोजना स्थित है। और यहीं पर देखा जाए कावेरी नदी पर तो कावेरी नदी पर मेकेदातु परियोजना स्थित है। मेकेदातु परियोजना आपकी स्थित है कावेरी नदी पर। तो दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्लांट स्थित होगा चेनाब नदी पर। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, दुलहस्ती हाइड्रो पावर प्लांट चेनाब नदी पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर नहीं है, यहाँ पे मरुस्थल है। तो आपको बताना है वह कौन सा मरुस्थल है जिसमें प्रति वर्ग किलोमीटर सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, आपके ऑप्शन है गोभी मरुस्थल, मोहाबी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल या आटाकामा मरुस्थल। यदि बात की जाए आटाकामा मरुस्थल की तो यह विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। शुष्कतम, ठीक है, विश्व का शुष्कतम मरुस्थल आपका आटाकामा है और यह दक्षिण अमेरिका के चिली में स्थित है। तो आपको याद रखना है यह चिली में स्थित है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका के चिली में स्थित है और विश्व का सबसे अधिक शुष्कतम मरुस्थल है। ठीक है, यदि बात की जाए मोहाबी मरुस्थल की तो मोहाबी मरुस्थल कैलिफोर्निया अमेरिका में स्थित है। और बात की जाए गोभी मरुस्थल की तो गोभी मरुस्थल चाइना और मंगोलिया के बीच में फैला हुआ है। चाइना और मंगोलिया के बीच में, मंगोलिया के बीच में फैला हुआ है आपका गोभी मरुस्थल। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन है ही नहीं जो आपका सही है, तो इसमें एक ऑप्शन और मान लीजिए ऑप्शन नंबर ई, थार। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ई, विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो मरुस्थल है वह आपका थार है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रोहतांग दर्रा स्थित है। आपके ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में या सिक्किम में। यदि बात की जाए सिक्किम में तो सिक्किम में नाथुला दर्रा स्थित है, नाथुला। उत्तराखंड में देखा जाए तो नीति दर्रा स्थित है और जम्मू कश्मीर में बनिहाल, बनिहाल दर्रा स्थित है। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, रोहतांग दर्रा आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जीएसटी का पूरा नाम क्या होगा। तो आपको याद रखना है जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है आपका, हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है एमएस स्वामीनाथन को, नॉर्मन बोरलॉन्ग को, रामकृष्ण को या वर्गीज कुरियन को। यदि बात की जाए वर्गीज कुरियन की तो वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति जनक माने जाते हैं। श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है और श्वेत क्रांति आपकी संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, दूध उत्पादन से। ठीक है, तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध के उत्पादन से है
और श्वेत क्रांति का जनक भारत में वर्गीज कुरियन को माना जाता है। यदि बात की जाए नॉर्मन बोरलॉग की, तो नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है आपके नॉर्मन बोरलॉग को। यदि आपसे पूछा जाए भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो आपको याद रखना है एम.एस. स्वामीनाथन को। ठीक है, तो यदि बात की जाए भारत में हरित क्रांति की, तो भारत में हरित क्रांति का जनक एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है। और यदि आपसे पूछा जाए विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो आपको याद रखना है नॉर्मन बोरलॉग को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? आपके ऑप्शन है 1982 में, 1983 में, 1984 में या 19। तो आपको याद रखना है शिव रमन समिति की सिफारिशों पर नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। तो आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, शिव रमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो आपको याद रखना है किस समिति की सिफारिश पर? शिव रमन समिति की, शिव रमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना 1982 में की गई थी। ठीक है, और आप इस जीएस की सीरीज के साथ जुड़े रहिए। इसका इंपॉर्टेंस आप किसी भी पेपर को देने जाएंगे तब पता लगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें।